ये देखो एक बंदा अपनी डाइन चलता है, अपनी टर्न चलता है, जबकि बाकी लोग देखते हैं और उसके बाद बाकी लोगों की भी टर्न आती है एक एक करके। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये गेम लग रहा है मुझे। तो जी गाड़ी को ऊपर फिर से चढ़ा दिया है। पेड़ को देखोगे कितने तरीके से इन्होंने काट रखा है, तभी करके देखो जो इसकी ब्रांचेज हैं वो सीधी सीधी ऊपर जा रही हैं। ये ड्राइवर देखो कैसे मुंडी बाहर निकाल के बातें कर रहा है यार। देखना ट्रेन का ड्राइवर बाहर खड़ा होकर बातें कर रहा है। मैं गाड़ी के नीचे घुसा हुआ हूँ। ये वाला पार्ट अभी नया लगा है, अब इसको बस कनेक्ट करना है। यहाँ पे पिज़्ज़ा मैंने आपको बताया, पिज़्ज़ा यहीं का लोकल है, इटली का लोकल है। तो यहाँ पे जगह जगह पे आपको पिज़्ज़ेरिया और इस टाइप की पिज़्ज़ा शॉप्स मिलेंगी। ये सारी चीज़ें मैंने भी सीख ली हैं, क्योंकि अब गाड़ी चलानी है तो भाई यहाँ पे काफ़ी चीज़ें खुद से आनी चाहिए। यहाँ इसके अंदर तो बहुत ही अलग माहौल है भाई। ये देखो कैसे लोग बैठे हुए हैं। ये देखो यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हो कैसे घर बना रखे हैं यार। ये तो इटली का गाँव है, बहुत ही गजब लग रहा है। कैसी इसकी गलियां हैं, कैसे इसमें घर बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहा है। ये देखो 2500 RPM पे है। घरों को भी इन्होंने ऊपर से जोड़ रखा है। कैसे एक गली में आमने सामने वाले घर एक दूसरे से जोड़ रखे हैं। भाई अब स्विट्ज़रलैंड घुसने वाला हूँ और यहाँ आके अगर गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई तो मैं परेशान हो जाऊँगा। और बड़े सारे मैकेनिक के पास गया, आसपास के एरिया में जितने भी थे, किसी ने भी हेल्प नहीं की। सब कह रहे कि आपकी या तो गाड़ी बहुत बड़ी है, हमारे गैराज के अंदर नहीं आएगी, या फिर हमारे पास टाइम नहीं है। ये पक्षी, ये इसकी कार्विंग, और ये बढ़िया इटली का गांव। ओके तो जी नया दिन, नया देश और नया वीडियो। और मैं हूँ तरुण, जो कि ट्रैवल कर रहा है अपनी खुद की बनाई एक कैरावैन अका कैंपर वैन अका मोटर होम में। और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ पोर्टुगल से लेके यूरोप का देश पोर्टुगल, वहाँ से यूरोप के देश डेनमार्क में। और मैं बहुत सारी कंट्रीज़ ट्रैवल कर रहा हूँ। अभी तक की सीरीज़ में मैंने आपको काफ़ी सारी कंट्रीज़ दिखा दी। मैंने दिखाया आपको स्पेन, मैंने दिखाया आपको फ्रांस, फिर दिखाया आपको मैंने मोनाको। लास्ट वीडियो में मैंने मोनाको दिखाया था। उसके बाद वहाँ से मैं 1 घंटा लगभग गाड़ी चला के मोनाको से आया मैं फ्रांस में, फ्रांस से आया मैं इटली में। यहाँ पे देश के बॉर्डर बहुत जल्दी क्रॉस हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता कैसे क्रॉस हो गए। तो मैं पहुँच गया था इटली में। अभी के लिए मैं हूँ इटली के एक छोटे से गांव में। वहाँ पे एक कैंप ग्राउंड है जहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी लगाई है। पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का कैंप ग्राउंड, फिर मैं दिखाऊंगा आपको ये फैंटास्टिक गांव, इटली के गांव में लाइफ कैसी होती है वो आपको दिखाऊंगा। और फिर हम यहाँ से आगे चलेंगे, हम इटली की सड़कें देखेंगे, इटली की कंट्री साइड देखेंगे, और देख पाए तो हम इटली का शहर भी देखेंगे। तो ये तो देखो अपनी गाड़ी खड़ी हुई है। इसके इधर पे यहाँ पे भी कुछ पुराने कुछ कैंपर वैन मोटर होम खड़ी हुई है। तो ये पूरा हमारा कैंप ग्राउंड का एरिया है। ये काफ़ी बड़ा कैंप ग्राउंड है। और देखो यहाँ पे नीचे भी इसमें बनी हुई हैं। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भी 4-5 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। उधर को भी जगह बनी हुई है, लेकिन अभी के लिए कोई गाड़ी खड़ी नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे खेत वगैरह बने हुए हैं, कुछ लोगों के खेत हैं। देखो एक ये खेत है, एक इसके आगे भी खेत है। और बाकी इसमें यहाँ की साइड पे जो पानी वगैरह गिराने का मतलब सर्विसेज का एरिया बना हुआ है। बाकी यहाँ पे देखो ट्रैश गिराने की जगह भी पड़ी हुई है, जहाँ पे एक मैडम है जो अपना कूड़ा वगैरह गिरा रही हैं। तो और इसके उस साइड पे देखोगे तो आपको बैठने का भी काफ़ी अच्छी अच्छी जगह बनी हुई है। कुछ झूले लगे हुए हैं, ठीक है, बच्चों के खेलने के लिए। तो ये काफ़ी थोड़ा सा ना जो गाँव है, अभी गाँव में आपको दिखाऊँगा। उस गाँव के बाहर का इलाका है, और गाँव की जो म्यूनसिपैलिटी है, जो गांव की सरकार है, उसने ये एरिया बना रखा है ताकि यहाँ पे टूरिस्ट आएँ। ठीक है, उससे इनके गांव वालों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। यहाँ के रेस्टोरेंट वगैरह में भी बिज़नेस आता है, और बाकी लोग भी यहाँ की तारीफ़ करते हैं। यहाँ के इनके शहर का, इनके गांव का नाम होता है। काफ़ी बड़ा एक कैंप ग्राउंड है। बाकी ना आप ये देख रहे हो कि आज मैंने ना गाड़ी के नीचे ये देखो ये येलो कलर की इस टाइप की ये चीज़ें लगा रखी हैं। इनको लगाने का रीज़न ये होता है कि कई बार ना जैसे गाड़ी ऊपर ऊबड़ खाबड़ खड़ी होती है, तो इनको लेवलर बोलते हैं। तो जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे ना मेरी गाड़ी का जो ढलान थी वो आगे की साइड ज़्यादा हो गई थी, जबकि मैं चाहता हूँ कि ढलान हो तो पीछे की साइड पे हो, ताकि पानी का फ्लो भी बराबर बना रहे और नींद भी अच्छी आए। तो उसको लेवल करने के लिए मैंने फ्रंट वाले 2 टायर पे, इस टायर पे और इस टायर पे, इसके ऊपर मैंने इसको गाड़ी को चढ़ा दिया ताकि हमारा लेवल बराबर मेंटेन रहे। और इसके ऊपर भी कई सारे लेवल्स होते हैं, जैसे देखो लेवल 1 है, लेवल 2 है, और ये लेवल 3 है। तो मैंने अभी लेवल 3 पे लगा रखी है। बाकी इसको मैं ऑर्गेनाइज़ भी कर सकता हूँ। ये वाले पीछे वाले टायर पे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं एट अ टाइम 2 ही लगाता हूँ, और मेरे पास 2 ही हैं। मैं कल रात को इस कैंप ग्राउंड में पहुँचा था, उस टाइम पे तो कोई जगह ही खाली नहीं थी। एक जगह मेरे को बड़ी मुश्किल से मिली, वो भी 2 गाड़ियों के बीच में थोड़ी सी जगह बची हुई थी। मैंने उसमें बड़ी मुश्किल से घुसाई, लेकिन अब तो खाली पड़ा हुआ है। तब लगभग 20 से 25 यहाँ पे गाड़ियाँ थी, कैंपर वैन थी, और अब तो गिनती की 7-8 ही हैं। तो मुझे लगता है शाम के टाइम के रात तक आते आते भीड़ हो जाती होगी यहाँ पे।
बाकी यहीं पार्किंग के बगल में ही ना देखो सामने ही ये इस टाइप की बॉडी बिल्डिंग के लिए मशीन्स भी लगी हुई हैं जो कि पब्लिक यूज़ के लिए होती हैं। बाकी यहाँ पे देखो मुझे गांव के लोग दिखे, ये कोई बूढ़े लोग हैं, सब इकट्ठा हो रखे हैं, बिल्कुल कैंपिंग साइट के पास में ही हैं और ये कोई गेम खेल रहे हैं। बड़ी अलग ही टाइप की गेम है, जैसे हम भी बचपन में खेला करते थे, स्टेपू नाम की गेम होती थी, वैसी ही कोई गेम है ये जिसको ये खेल रहे हैं। ये देखो एक बंदा अपनी डाइन चलता है, अपनी टर्न चलता है, जबकि बाकी लोग देखते हैं और उसके बाद बाकी लोगों की भी टर्न आती है एक एक करके। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये गेम लग रहा है मुझे। ये पार्किंग से निकलते ही ये देखो यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए बना हुआ है, फुटबॉल की प्रैक्टिस वगैरह के लिए, वो बच्चे खेल भी रहे हैं। और इसके इधर यहाँ पे थोड़ी सी पार्किंग बनी हुई है जिसमें मुझे ये एक क्यूट सा देखो ऑटो खड़ा हुआ दिखा। ये पियाजियो कंपनी का है। पियाजियो आई थिंक एक फ्रेंच कंपनी है, लेकिन आमतौर पे आपको यूरोप में इस टाइप के व्हीकल्स देखने को मिलेंगे नहीं। यहाँ पे ना ज़्यादा गाड़ियाँ ही चलती हैं, इस टाइप के ऑटो 3 व्हीलर नहीं मिलते। तो यहाँ पे देख के बड़ा सा फ़नी सा लग रहा है। और इस ऑटो के बगल में ही यहाँ पे मैं लगभग 2 मिनट वॉक किया हूँगा और मैं यहाँ के काइंड ऑफ मेन एरिया से मैं पहुँच गया हूँ। तो यहाँ पे पुराने टाइप का एक शहर भी बसा हुआ है और नया भी बसा हुआ है। शहर नहीं, मैं इसको टाउन बोलूँगा। अभी मैं आपको दोनों ही दिखाता हूँ। ये ना नदी के किनारे ये पूरा टाउन बसा हुआ है, जिसमें नदी के दोनों साइड पे ही टाउन है। एक साइड पे पुराना टाउन है, एक साइड पे थोड़ा नया टाइप से टाउन है। क्योंकि नदी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। नदी के ऊपर ये एक ब्रिज बना हुआ है, ये काफ़ी मेन ब्रिज है इस पूरे टाउन का। मैं भी इसी ब्रिज से गाड़ी लेके आया था, फंस भी गया था यहाँ पे। बाकी इसके ऊपर ये देखो यहाँ पे झंडे भी लगे हुए हैं काफ़ी सारे। एक मोनाको का भी झंडा इन्होंने लगा रखा है, जो मोनाको की रॉयल फैमिली है उनका भी एक झंडा लगा रखा है। और इसके अलावा इटली का झंडा तो लगा ही हुआ है। तो इस क्यूट से इटालियन विलेज का नाम है डोल्से एक्वा। एक्वा पानी को कहते हैं, डोल्से आई थिंक मीठे को कहते हैं, तो मीठा पानी क्योंकि ये नदी के किनारे बसा हुआ शहर है तो शायद इसकी वजह से इसका नाम डोल्से एक्वा होगा। बाकी देख सकते हो आप इस शहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। अभी ज़रा हम इसके अंदर चल के देखते हैं। बाकी देखोगे आप काफ़ी लोग अपने कुत्तों को घुमाने निकले हुए हैं, क्योंकि शाम का टाइम है, अब धूप भी कम है, तो लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं अपने कुत्तों को घुमाने के लिए। बाकी यूरोप में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट भी जो आते हैं वो भी कुत्तों को साथ ही लेके आते हैं, अपने पेट्स को वो अपनी फैमिली की तरह ही पालते हैं। तभी आप देखोगे अक्सर आपको लोग दिखेंगे अपने जानवरों के साथ, स्पेशली कुत्तों के साथ या फिर बिल्लियों के साथ। बाकी नदी की साइड में ही देखो ये एक आंटी भी बना रखी है। जैसे कि आप जानते होगे जो इटली है वो वही पिज़्ज़ा और पास्ता के लिए फ़ेमस है, यहीं की ही कुज़ीन है। इटालियन कुज़ीन काफ़ी फ़ेमस मानी जाती है। तो यहाँ पे एक आंटी ऐड कर रखी है किसी पिज़्ज़ेरिया की। पिज़्ज़ेरिया एक वो दुकान होती है जहाँ पे पिज़्ज़ा मिलता है। बाकी इसके इधर देखोगे तो यहाँ से देखो ये टाउन के अंदर, जो गाँव के अंदर जाने का रास्ता बना हुआ है, कैसे पेड़ों से दोनों साइड में पेड़ लगे हुए हैं, तो बहुत ही सुंदर हो जाता है। कैसे यूरोप के गाँव देखो बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस पेड़ को देखोगे कितने तरीके से इन्होंने काट रखा है, तभी करके देखो जो इसकी ब्रांचेज़ हैं वो सीधी सीधी ऊपर जा रही हैं। जो इसकी साइड की ब्रांचेज़ होती हैं ना, उसको ये टाइम टू टाइम काटते रहते हैं, तभी जो ये पेड़ बढ़ता है ये साइड वाइज नहीं बढ़ता, हाइट वाइज ज़्यादा बढ़ता है। यहाँ पे देखो पक्षी को खाना डालने के लिए जगह बना रखी है। ये सीगुल टाइप से लग रहा है, बड़ा ही छोटा सा है और इसके यहाँ पे खाना रखा हुआ है इसके लिए। और खा ले भाई, मैं परेशान नहीं कर रहा तुझे कि मैं यहाँ पे ये देखने आया हूँ। ये कुछ बना हुआ है, अरे ये तो एक चक्की टाइप से है लेकिन बेंडेड हो रखी है, पत्थर की बनी हुई है पूरी। इसके अंदर जो इसका ये जुगाड़ है ये भी पत्थर का ही है। और ये देखो कितना बड़ा इसमें लोहे का ये बना रखा है सिस्टम पूरा, और नदी के साइड में ही लगा रखा है। देख सकते हो यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है कि ये 1980s के ज़माने का है। इसके ऊपर काफ़ी ऐसे कार्विंग भी कर रखी है। इसके बगल में ही देखो ये बना रखा है, पक्षी बना रखा है और पक्षी इसके बगल में ही बैठ के खा रहा है। कितनी कमाल की बात है ना। देखो ये पक्षी, ये इसकी कार्विंग, और ये बढ़िया इटली का गांव। ये देखो नदी के साइड में ही ये इस टाइप के छोटी पतली सी गली है और इसके अंदर भी रेस्टोरेंट टाइप से बना रखा है। कुछ लोग नीचे भी चले गए हैं नदी के अंदर, छोटे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। अलाउड है यहाँ, नीचे बेंचेस भी लगे हुए हैं, आप नदी के साइड में जाके बैठ सकते हो, नहाना चाहो तो नहा भी सकते हो। और बाकी इसके यहाँ से देखोगे तो एक ब्रिज जा रहा है, काफ़ी क्यूट ये ब्रिज लग रहा है। और ये नदी के उस साइड पे ले जाता है, ये खाली पैदल चलने वाले लोगों के लिए ही है ब्रिज। बाकी इसके इधर एक दरवाज़ा भी बना हुआ है, ये देखो एक घर है, घर के नीचे से कोई दरवाज़ा जा रहा है जिसके अंदर से लोग अंदर आ जा रहे हैं। ज़रा जाके देखते हैं कि क्या है ये। यहाँ इसके अंदर तो बहुत ही अलग माहौल है भाई, ये देखो कैसे लोग बैठे हुए हैं
और तो उस गुफ़ा के अंदर ना भाई, ये देखो अंदर और गुफ़ाएं बनी हुई हैं, और ये पूरा इसके अंदर गांव बसा हुआ है। ये देखो, ये गुफ़ा के अंदर ये भी गांव है, और इसके अंदर जितनी भी गलियां हैं वो सभी गुफ़ाओं के अंदर हैं। ये देखो यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हो कैसे घर बना रखे हैं यार। ये तो इटली का गांव है, बहुत ही गजब लग रहा है। कैसी इसकी गलियां हैं, कैसे इसमें घर बने हुए हैं। घरों को भी इन्होंने ऊपर ऊपर से जोड़ रखा है, कैसे एक गली में आमने सामने वाले घर एक दूसरे से जोड़ रखे हैं ऐसे पिलर्स की मदद से। और ये बहुत पुराना बना हुआ है। इस घर की आप दीवारें भी देखोगे तो बहुत ही पुराने ज़माने, जैसे पत्थर के घर बनते थे ना, वैसे आपको घर बने हुए दिखेंगे। और इन सब में लोग अभी तक रहते हैं। यहाँ से भी देखो एक इसकी एंट्री बनी हुई है। काफ़ी यूनिक ये गांव है, मैंने आज तक कभी ऐसा गांव देखा नहीं है यार। ये देखो मेरे पीछे की तरफ अगर आप देख पा रहे हो, ये देखो ऐसे इसमें घर बने हुए हैं, और इन सभी घरों में लोग रहते हैं। यहाँ की गलियाँ, सारी गलियाँ ही ऐसी हैं, पूरे गाँव की, पूरे टाउन की गलियाँ ही ऐसी हैं। और यहाँ पे बहुत ठंडक है, क्योंकि धूप तो यहाँ पे आती नहीं है, कहीं से पहुँच नहीं पाती, तो बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा माहौल हो रखा है यहाँ पे। ये देखो जैसे ये एक गली है, इसके इधर से जाओ तो यहाँ पे और गली है, यहाँ से और गलियाँ निकल रही हैं। सब ये सुरंगों के अंदर से बनी हुई हैं। यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे एक और अंधेरी गुफा है, इसके अंदर भी और गलियाँ हैं। यहाँ पे दरवाजे हैं, लोगों के पोस्ट बॉक्स लगे हुए हैं यहाँ पे। तो बहुत ही कमाल का है यार, ये बहुत ही यूनिक गाँव है। ये देखो ऐसे घरों के ऊपर ये फूल पत्ते भी उगाए हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा देखो ये प्यारे लगने लग जाते हैं। कैसे ये घरों के ऊपर सारी बेल वगैरह पौधे, पेड़ पौधे सब उगाए हैं, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा बेहतरीन सुंदर लगने लगे हैं। बाकी इस गली में मुझे दिखे इटली के अंदर लगे हुए ये चाइनीज़ फ्लैग मुझे लग रहे हैं, और आई थिंक यहाँ पे कोई चाइनीज़ रेस्टोरेंट होगा जिसकी वजह से लगा रखे हैं। पर पूरी गली में ही इन्होंने देखो चाइनीज़ फ्लैग्स लगा रखे हैं। बाकी यहाँ पे देखो ऐसे खंबे भी लगे हुए हैं काफ़ी जगह पे, और खंबे पे जितने भी ट्रैवलर्स आते हैं ना, तो अपने अपने जैसे स्टिकर लगा जाते हैं। जैसे यहाँ पे किसने लिखा हुआ है रूएस नेस्ट। तो काफ़ी लोग होते हैं जो अपने यूट्यूब चैनल का, या फिर अपनी कंपनी का, या फिर अपनी कम्युनिटी का, अपनी टीम का यहाँ पे स्टिकर लगा जाते हैं। ये देखो ये वाला घर काफ़ी आर्टिस्टिक और क्यूट लग रहा है। इसके बाहर भी देखो काफ़ी ऐसे पेंटिंग कर रखी है, और ये घर पूरा ही ऐसे पत्तों से, ये कोई नकली पत्ते नहीं हैं, ये सब असली पेड़ पौधे हैं। यहाँ पे बेलें लगा रखी हैं, और कई सालों की मेहनत होगी आई थिंक, जब करके ये ऐसी लुक इस घर की आ रही है। बाकी सभी घरों के बाहर आपको देखो ऐसे बड़े बड़े गमले, फूल पौधे, हर खिड़की के बाहर भी यहाँ पे पौधे लगाने का, फूल लगाने का रिवाज है। हर घर के ऊपर आप देखोगे इनकी खिड़कियों में आपको बढ़िया यहाँ पे फूल पत्ते लगे मिलेंगे। भाई यहाँ पे बहुत सारी ऐसे गलियाँ बनी हुई हैं, और कई गलियाँ तो इतनी ज़्यादा डार्क हो जाती हैं, एकदम से लगता है कि कहाँ ही आगे। बाकी कईयों में ऐसी इन्होंने लाइट लगा रखी है, जिसकी वजह से दिख जाता है कि कहाँ जाना है। बाकी कोई बंदे ही नहीं दिख रहे यहाँ पे, एक एबेंडेंट लग रहा है, लेकिन घरों में सब रहते हैं, मोस्टली घरों में यहाँ पे लोग रहते हैं। बाकी इन्हीं घरों में ना देखो कई ऐसे भी बने हुए हैं, जैसे ये बेड एंड ब्रेकफास्ट, इसके ऊपर ट्रिप एडवाइज़र का साइन भी लगा हुआ है। तो ये होटल वगैरह होते हैं, जैसे एयरबीएनबी टाइप से। बाकी काफ़ी घरों में लोग रहते भी हैं, जैसे आप ये घर देखोगे इसमें लोग रहते हैं। बाहर इनका पोस्ट बॉक्स भी लगा हुआ है, प्रॉपर ताला लगा हुआ है। मोस्टली घरों में आपको देखो लगेगा, ये वाला घर जैसे कोई छोड़ के चला गया है, तब इस पर ताला लगा हुआ है। मे भी हो सकता है दूसरी एंट्री हो। बाकी हर गली का यहाँ पे नाम भी होता है, जैसे इस गली का नाम है विया फोर्नो, इस गली का नाम है यहाँ पे विया रोका। तो विया मतलब होता है यहाँ पे स्ट्रीट। देखो अब जैसे ये गली बंद हो गई आई गेस, और ऐसे ही हो रहा है, मैं कहीं पे घूम रहा हूँ एकदम से गली बंद हो जा रही है। लोग बाहर अपनी यहाँ छतरियाँ रख देते हैं, कोई उठा के नहीं लेके जाता है। ये गली, हाँ ये गली बंद हो गई, यहाँ पे घर आ गया, डेड एंड आ गया। ये किसी ने तौलिया भी सुखा रखा है अपना यहाँ पे। तो अभी मैं कैसे भी करके बाहर निकला उस दलदल से। बाकी ये है जो देखो बाहर की साइड से घर सारे ऐसे दिखते हैं, और इसके अंदर एक पूरा शहर बसा हुआ है। और ये टॉप पे जो आपको दिख रही है, ये यहाँ की एक कासल है, यहाँ की फोर्ट्रेस है, जो अभी के लिए बंद पड़ी हुई थी। वैसे इसमें भी एंट्री होती है, और यहाँ से अब आप देख सकते हो कितना सुंदर ये नज़ारा है यहाँ का। और ये दूसरी तरफ है इस नदी की, और यहाँ पे आपको दिख रहा है थोड़ा यहाँ पे नए टाइप का शहर है। यहाँ पे भी घर तो हैं पुराने, लेकिन ओल्ड मिडीवल टाइप के घर नहीं हैं, यहाँ सुरंगों वाले घर नहीं हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मॉडर्न बिल्डिंग्स नहीं हैं ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर। आप देख सकते हो इटालियन आर्किटेक्चर के साथ ये बिल्डिंग है सारी। बाकी नए टाउन में देख सकते हो आप कैसे यहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह हैं, बढ़िया बढ़िया रोड बनी हुई हैं, यहाँ पे ट्रैफिक भी चलता है। और ये देखो
यहाँ पे एक पक्षी भी बना हुआ है, ये इसके ऊपर पिलर बना हुआ है और पिलर के ऊपर एक पक्षी भी लगा रखा है। यहाँ इस शहर में पक्षी की कुछ खासी सिग्निफिकेंस है, तभी आपको जगह जगह पे पक्षी के बने हुए दिखेंगे। बाकी ये देखो एक ये आइसक्रीम पार्लर बना हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है जिलातेरा। तो जिलातेरा इटालियन में और यहाँ की यूरोपियन लैंग्वेजेस में आइसक्रीम होती है। और इसके इधर एक बना हुआ है योगर्तेरिया। योगर्तेरिया मतलब योगर्ट, स्वीट जो दही होती है, मीठी दही, मिष्टी दोही। और बाकी यहाँ पे भी आप देखोगे तो बहुत सारे यहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह बने हुए हैं, काफ़ी लाइवली सा माहौल है यहाँ पे। ये देखो ये टाउन के बीच से निकलती हुई मेन सड़क है, यहाँ से काफ़ी इस पे ट्रैफिक रहता है। मैं भी इसी रोड से ही आया था। बाकी ये देखो एक LML स्कूटर भी यहाँ पे खड़ा हुआ है। आई थिंक LML जो ब्रांड है वो इटालियन ब्रांड ही है। बाकी यहाँ पे पिज़्ज़ा, मैंने आपको बताया पिज़्ज़ा यहीं का लोकल है, इटली का लोकल है। तो यहाँ पे जगह जगह पे आपको पिज़्ज़ेरिया और इस टाइप की पिज़्ज़ा शॉप्स मिलेंगी। ये देखो एक लैंड रोवर की जीप है, कैसे बढ़िया करके इसको मॉडिफाई कर रखा है इन्होंने। बाकी ये NL लिखा हुआ है इसके ऊपर, उसकी नंबर प्लेट भी येलो कलर की है। तो NL मतलब होता है नेदरलैंड्स, तो ये इटली की नहीं है। और नेदरलैंड्स की ज़्यादातर गाड़ियों की नंबर प्लेट भी येलो कलर की होती है। बाकी इसके इधर देखो यहाँ पे एक ऐसा फाउंटेन भी बना हुआ है, जिसके किनारे किनारे पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं और वैसे भी नॉर्मल बैठने के बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं, जहाँ पे काफ़ी बूढ़े लोग, जवान लोग बैठ के मस्ती काट रहे हैं, चिल कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं। बाकी ऊपर की तरफ आप यहाँ के घरों का आर्किटेक्चर देख सकते हो। ज़्यादातर यहाँ पे ग्रीन दरवाजे मुझे देखने को मिल रहे हैं, मिट्टी से कलर के घर बने हुए हैं और दरवाजे ज़्यादातर सभी घरों में ग्रीन कलर के हैं, डार्क ग्रीन कलर के, नो मैटर घर किस कलर का है। बाकी देखो पास्ता भी यहीं का होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे जहाँ पे खाली पास्ता ही होता है और बहुत से डिफरेंट टाइप का पास्ता यहाँ पे मिलता है। एक ये सड़क के देखो बीचों बीच एक घर बना हुआ है। ये घर कितना पतला लग रहा है यार, दुनिया का सबसे पतला घर तो नहीं है ये। हालांकि है ये 3-4 फ्लोर की बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन इसकी आप चौड़ाई देखोगे तो बहुत कम है। चौड़ाई काफ़ी है लेकिन गहराई नहीं है। बहुत ही अलग ही टाइप का घर लग रहा है। इसके दोनों तरफ से देखो सड़कें जा रही हैं जहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, इस साइड से भी, इस साइड से भी। और आई डोंट नो इसमें अब लोग रहते हैं या नहीं रहते। एक घर की बालकनी में कपड़े तो सूख रहे हैं, तो शायद रहते हों। ये देखो यहाँ पे फ्लैग के ऊपर भी लिखा हुआ है ग्रिमाल्दी दी मोनाको। सो ग्रिमाल्दी जो मैंने रॉयल फैमिली होती है, मैंने आपको बताया था मोनाको वाले वीडियो में, जो वहाँ की रॉयल फैमिली है जो 1927 से रूल कर रही है, उनकी फैमिली का नाम है ग्रिमाल्दी और उन्हीं का ही नाम उनके एम्बलम पे है। बाकी ना मैं कल रात को इटली पहुँच गया था, लगभग 10 बजे के आसपास मैं पहुँचा था और मेरा प्लान था कि आज मैं यहाँ से निकल जाऊँ और आज मैं ऑलमोस्ट स्विट्ज़रलैंड एंटर कर जाऊँ, क्योंकि मेरा मेन इस ट्रिप का स्विट्ज़रलैंड हाईलाइट मुझे चाहिए थी। मैं स्विट्ज़रलैंड घूमना चाहता था सबसे ज़्यादा, लेकिन मैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम से डिलेड चल रहा हूँ। मेरे इसके आगे के भी काफ़ी प्लान्स सेट हैं। जब मैं डेनमार्क में पहुँच जाऊँगा, वहाँ से आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। वो सब कुछ फ़िक्स हो रखा है और मैं थोड़ा सा धीरे चल रहा हूँ। और धीरे चलने का एक रीज़न ये भी है कि मेरी गाड़ी में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, वो मैं इतनी शेयर कर नहीं पा रहा, लेकिन आज की वीडियो में आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि मेरी गाड़ी में कुछ दिक्कत आ रखी है, कुछ एग्जॉस्ट वगैरह में। तो उसकी वजह से गाड़ी चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम वो बढ़ती जा रही है। तो मेरे को अब ऐसा पॉइंट आ चुका है कि अब मुझे वो ठीक करवानी ही पड़ेगी। हालाँकि जब मैं स्पेन में भी था तब भी मैंने ट्राई किया था इसको ठीक करवाने का, लेकिन वहाँ पे यूरोप की ज़्यादातर कंट्रीज़ में प्रॉब्लम यही होती है कि यहाँ पे ना आपको पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है मैकेनिक के साथ कि भाई, और वो भी हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट आपको देते हैं और उसके बाद आपको उस दिन पे गाड़ी छोड़नी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद 1-2-3 दिन आराम से वो टाइम लेते हैं और फिर वो ठीक करते हैं और उसके बाद पैसा भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी अभी ऑन रोड ये दिक्कत आ रखी है और मेरा तो घर ही गाड़ी है, मैं इसको छोड़ के कहीं पर रह भी नहीं सकता। और दिक्कत भी बहुत छोटी सी है, लेकिन कोई ठीक करने को, कोई टाइम देने को तैयार नहीं हो रहा था। तो मैं स्पेन में भी मैंने बहुत ट्राई किया, मैं लगभग 20 मैकेनिक के पास गया, कहीं पे मेरी बात नहीं बनी। फिर उसके बाद मैंने कहा छोड़, मैं चलता रहता हूँ, मैं जर्मनी में जाके ठीक करवा लूँगा, क्योंकि जर्मनी में मेरी थोड़ी जान पहचान है। तो लेकिन अब मैं कल जब इटली एंटर कर रहा था तो उस टाइम पे वार्निंग सिग्नल्स आने लग गए, इंजन लाइट ऑन होगी और फिर मैंने कंप्यूटर से चेक किया कि भाई क्या दिक्कत आ रही है, तो दिक्कत बढ़ने लग गई थी। तो अब मैंने सोचा है कि मैं इसको इटली में जल्दी से जल्दी मैं पहले ठीक करवाऊंगा और उसके बाद मैं आगे निकलूँगा। तो यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है इटली में, मैंने उससे बात की, उससे हेल्प मांगी और वो ट्राई तो कर रहा है कि यहाँ के आसपास के मैकेनिक्स से बात करे, उनको सिचुएशन समझाए। तो देखते हैं कि शायद कल पॉसिबल हो पाएगा कि मैं वो
प्रॉब्लम ठीक करवा लूँ। प्रॉब्लम ठीक सिर्फ आधे से 1 घंटे का काम है, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं उसको ठीक ना करवाऊँ फिर गाड़ी में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। ये देखो एक ये नई गाड़ी आई है अभी। काफ़ी लोग ऐसे छोटी वाली कैंपर वैन्स में भी ट्रैवल करते हैं। देखो ये छोटी सी वैन है, जैसे हमारी ओमनी होती है, ओमनी से थोड़ी बड़ी लगा लो उस टाइप की। और पीछे इन्होंने 2 साइकिल रखने का रैक भी लगा रखा है। मेरा भी वैसे पहले प्लान था कि साइकिल वाला रैक लगा लूँ, लेकिन उसकी वजह से ना पीछे के जो दरवाजे होते हैं, जो अभी मैं काफ़ी बार खोल के बैठ के नज़ारे लेता हूँ, वो ब्लॉक हो जाता है। तो मैंने इस वजह से अभी तक वो नहीं लगाया है, आने वाले टाइम में देखेंगे। बाकी वैन को ठीक कराने का मैं सुबह देखता हूँ। सुबह मेरा दोस्त जो है आज 8:30 बजे, कल एक्चुअली आज संडे हो गया तो आज कुछ रिपेयर हो नहीं सकता था, यहाँ पे वीकेंड पे सब बंद होता है। तो मंडे सुबह कल वो ट्राई करेगा, कॉल करेगा आसपास के यहाँ पे जितने मैकेनिक हैं उनको समझाएगा कि क्या सिचुएशन है। फिर उनमें से अगर कोई हाँ करेगा तो सुबह सुबह पहले मैं उसके पास जाऊँगा, गाड़ी ठीक करवाऊँगा, और गाड़ी ठीक होते ही तुरंत निकलेंगे स्विट्ज़रलैंड के लिए। वैसे अगर गाड़ी ठीक हो जाए और मैं लगभग 4 से 5 घंटे में स्विट्ज़रलैंड पहुंच जाऊंगा, फिर आपको स्विट्ज़रलैंड के बढ़िया गांव दिखाऊंगा। बीच में देखता हूं अगर गाड़ी ठीक नहीं होती, मुझे कहीं और जाना पड़ता है, तो शायद मैं आपको इटली के कुछ और गांव शहर दिखाऊंगा। बाकी मेरे साथ जो भी होता रहेगा, मैं जहाँ भी जाता रहूँगा आपको मैं दिखाता रहूँगा। ओके, तो ये हालत थोड़ी ख़राब है, लेकिन पिछले 2 दिनों से मैं लगा हुआ हूँ गाड़ी को ठीक कराने में। अभी भी मैं एक मैकेनिक के पास ही हूँ। ये देखो ये खड़ी है अपनी गाड़ी। तो अभी तक जो आपने वीडियो देखा वो था संडे का, परसों का। उसके बाद नेक्स्ट डे मंडे था, तो मैं सुबह से मैं अपने एक इटालियन दोस्त की हेल्प ली और बड़े सारे मैकेनिक के पास गया। आसपास के एरिया में जितने भी थे, किसी ने भी हेल्प नहीं की। सब कह रहे कि आपकी या तो गाड़ी बहुत बड़ी है, हमारे गैराज के अंदर नहीं आएगी, या फिर हमारे पास टाइम नहीं है। बट फाइनली एक भाई था जो माना। तो कल शाम को मैं उसके पास पहुंचा दोपहर को। उसने कुछ जो पार्ट फंसा हुआ था उसको गरम वरम करके हीट करके 10-15 मिनट लगाए, उसने वो पार्ट निकाल दिया। अब बारी आई नया पार्ट डालने की। तो नया पार्ट मैं लेके आया हुआ था, लेकिन वो पार्ट फिट नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा ही होता है यहाँ पे। गाड़ी का मॉडल ईयर भी सेम हो तो कई बार तब भी पार्ट अलग हो जाते हैं। तो वो पार्ट फिट नहीं हुआ। तो फिर मैंने इसको बोला कि भाई ये पार्ट तो मंगाना पड़ेगा। तो इसने मुझे बोला कि मैं पता करता हूँ। तो इसने बोला कि हाँ मैं मंगा दूँगा, लेकिन कल तक आएगा, मतलब आ जाएगा। और वो पार्ट की कीमत आई 15,000 रुपये, जो इसने मेरे को बोली। बाकी लेबर अलग होगी। और वही पार्ट मैंने 6,000 रुपये का लिया था, जो मेरे काम नहीं आया। तो अब खड़े पाँव मंगाना पड़ा, डिलीवरी फ़ीस, ये वो बहुत सब चीज़ें होती हैं। और मेरे पास ऑप्शन भी नहीं थी, क्योंकि अगर मैं अब गाड़ी चलाता रहूँगा तो और ख़राब होती जाएगी चीज़ें। तो इस वजह से मैं कहा ठीक है भाई, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। तो इसने मुझे टोटल बोले 200 यूरो इंक्लूडिंग लेबर, तो 21,000 रुपये, 22,000 रुपये के आसपास, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट बदलने के। तो और उसके बाद भी मुझे पक्का नहीं है कि मेरी कंडीशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी या फिर अभी दिक्कतें आगे आने वाली और होने वाली हैं। क्योंकि जो ये प्रॉब्लम हुई है ना, इसकी वजह से और दिक्कत आ चुकी हैं। अब वो देखना पड़ेगा कि कितनी हद तक दिक्कत है। क्या वो चलाने, कई बार ऐसे होता है कि गाड़ी चलती है तो वो अपने आप ही ठीक हो जाती हैं, क्योंकि थोड़ा सा उसमें एग्जॉस्ट इंजन में है, इसका एग्जॉस्ट में कुछ गंद फंस गया है, कार्बन फंस गया है। तो गाड़ी चलेगी तो शायद ठीक हो जाए। तो अभी मैं दोबारा आया हूँ, देखते हैं आज अगर वो पार्ट आ गया हो तो 10 मिनट का काम है, पार्ट फिट ही करना है और चीज़ें तैयार हो जाएंगी। बाकी अभी मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे भी होता है अपडेट करता हूँ। बाकी मेरा प्लान ये है कि जैसे ही मेरा ये हो, मैं फटाफट से स्विट्ज़रलैंड पहुँचूँ, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड घूमने का और आपको दिखाने का बहुत मन है। ये देखो ये पार्ट था बदलना, ये मैं गाड़ी के नीचे घुसा हुआ हूँ। ये वाला पार्ट अभी नया लगा है, अब इसको बस कनेक्ट करना है। ये होता है DPF, जो पोल्यूशन निकलता है उसको कंट्रोल करता है, फिर ये एग्जॉस्ट के रास्ते जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने भी सीख ली हैं, क्योंकि अब गाड़ी चलानी है तो भाई यहाँ पे काफ़ी चीज़ें खुद से आनी चाहिए। तो ये गाड़ी को ऊपर फिर से चढ़ा दिया है। यहाँ पे देखो ऊपर इतनी जगह ही नहीं है, मेरी गाड़ी बहुत ऊंची है तो ऊपर ऑलमोस्ट छत टच होने लग जाती है। भाई नया सेंसर ले आए हैं और नए सेंसर बिल्कुल सेम उसी कंपनी का ही है जिस कंपनी का मैं लेके आया था, जो फिट नहीं हुआ था, पर रेट का फ़र्क 3 गुना है यहाँ पे। तो जिस भाई साहब ने तो कर दिया था, जो पार्ट डाल के उसने नया पार्ट डाल के मेरे को ओके कर दिया। मैंने थोड़ा सा उनसे डिस्काउंट भी मांगा, मैं कहा मैं बजट में ट्रैवल करता हूँ, तो उन्होंने मुझे 20 यूरो यानी 2,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो 180 यूरो दे के हो गया। बाकी अभी मैं वापस अपनी पार्किंग में आ गया हूँ, गैराज के सामने ही मैंने पार्किंग लगाई थी। यहाँ पे अभी मेरे को इसका जो सिस्टम है ना सारा, वो क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका जो जहाँ पे वो सेंसर फंसा हुआ था वो काफ़ी ब्लॉक हो चुका है, उसके अंदर काफ़ी कार्बन जम चुका है, क्योंकि बहुत टाइम से वो अपने आप को क्लीन नहीं कर पा रहा था। तो अभी मैंने एक फोर्स मेथड होता है, मैं सब कुछ सीख चुका हूँ काफ़ी टाइम से, क्योंकि मैं ये वैन चला रहा हूँ।
मेरे पास सॉफ्टवेयर भी है इसको ये प्रोसीजर्स करने का। तो अभी ना लगभग आधे घंटे के लिए गाड़ी ऐसे चल रही है, गाड़ी के अंदर बड़ी हाई आरपीएम पे सब कुछ चल रहा है, ये देखो। और यहाँ मैंने कंप्यूटर अटैच कर रखा है जिसमें सारी रीडिंग आ रही है और ये सारी यहाँ पे क्लीनिंग कर रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो आप देखो इसका आरपीएम बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहा है, ये देखो 2500 आरपीएम पे है। अभी ये क्लीनिंग ख़त्म होगी तो उसके बाद हम रेडी हो जाएंगे। अभी तक वैसे बहुत बढ़िया जा रही है, बाकी उसके बाद हम रेडी हो जाएंगे चलने के लिए। तो मैं आपको थोड़ा बहुत और इटली दिखाता हूँ और फिर सीधा चलते हैं हम स्विट्ज़रलैंड की तरफ। ओके तो जी अभी के लिए सवारी निकल पड़ी है। वो वाला प्रोसेस किया मैंने, प्रोसीजर पूरा किया, अच्छे रिज़ल्ट आए। बट देखते हैं, ये चीज़ें हमने पहले भी कर रखी हैं लेकिन फिर भी दिक्कतें आ जाती हैं। ये क्या जा रहा है भाई, ये देखो यहाँ की मशीनें ऐसी चलती हैं यहाँ पे। तो अभी मैं लगभग आज मुझे जाना है लगभग 6 घंटे का रास्ता है, 6.5 घंटे का, और 350 किलोमीटर के आसपास, जिसमें मैं पहुँच जाऊँगा स्विट्ज़रलैंड इटली से घूमता हुआ। और बल्कि कुछ रास्ता कुछ ऐसा बन रहा था कि पहले मेरे को फ्रांस ले जा रहा है और फिर फ्रांस से फिर इटली और फिर इटली से स्विट्ज़रलैंड। तो अभी मैं फ़्रांस में हूँ और यहाँ पे आधा 1 घंटा आया हूँगा और यहाँ पे मुझे रोड ब्लॉक मिल गया है। यहाँ पे ऐसे ही होता है जैसे अपने इंडिया के पहाड़ में होता है ना, हिमालयाज़ में या फिर पहाड़ी रोड पे ऐसे जाम लग जाता है, और क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वजह से। बाकी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दिख पा रहा है, ये देखो दिखाता हूँ आपको, मशीन लगी हुई है ठीक करने के लिए। ये भी एक कैंपर वैन है, कैसे काले रंग की बढ़िया बना रखी है, भी जर्मनी की ही है। तो ये इसने बीच में फंसा दी थी, अब इसको ये वापस लेके जा रहा है। बाकी वेट कर रहा हूँ, 10-15 मिनट हो गए यहाँ पे ऑलरेडी। आई थिंक अभी कुछ मिनट्स और लगेंगे। ये मशीन बार बार आ जा रही है, देखो ये छोटी सी मशीन है पिदक्की सी, और बाकी और भी मशीन्स लगी हुई हैं आगे। तो यहाँ से क्लियर होता है तो हम दोबारा से भी इटली में एंटर करेंगे, फिर मैं आपको इटली और दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप से इन्होंने रोड बंद किया हुआ है। यहाँ पे एक स्क्रीन भी लगी हुई है जिस पे कुछ दिखा रहा है कि भारी गाड़ियाँ अलाउड नहीं है। बाकी आगे टनल्स हैं, कुछ तो टनल्स के टाइमिंग लिखे हुए आ रहे हैं कि कब कब खुली होती है। बाकी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, एक ब्रिज बना रहे हैं काइंड ऑफ ये। बाकी काफ़ी लोग अपनी गाड़ी से उतर गए हैं, कुछ लोग देखो साइड में जाके बैठ गए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रास्ता खुलेगा। बाकी ये देखो यहीं पे ही जाम के साइड में जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ये बोर्ड भी लिखा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है इटाली 2.4 किलोमीटर, सो 2.5 किलोमीटर बाद इटली का बॉर्डर है। यहाँ पे ऐसे निशान आ जाता है बस। तो जी 2 घंटे के बाद फाइनली खुला है ये जाम। इसका टाइम होता है, यहाँ पे ना टनल बनी हुई थी और उसका टाइम लिखा हुआ था कि वो 6:15 बजे खुलेगी। तो अब 6:15 हुए हैं तो खुली है। अभी उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं। आज तो मुझे पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा और पता नहीं कहाँ पहुँच पाऊँगा। स्विट्ज़रलैंड मुश्किल लग रहा है मुझे आज पहुँचना। आज हम शायद इटली में ही रुकेंगे। तो जी बढ़िया सफ़र चल रहा है। समय हो गया है 8:08 और अभी एक टाउन क्रॉस कर रहा था और वहाँ पे फाटक बंद हो गया। और यहाँ फाटक के आगे ऐसे क्रॉस लगे हुए थे तो मैंने वहाँ पे पार्क नहीं की, हालांकि जगह पड़ी हुई है, मैंने थोड़ी पीछे ही पार्क कर दी क्योंकि मुझे इसका मतलब नहीं समझ आ रहा था। प्रोबेबली यही होगा कि वहाँ पे पार्क मत करो, बट रेड लाइट भी हो रखी है, ठीक है, और रोक दिया। अब देखते हैं गाड़ी कितनी देर में आती है, फिर आपको दिखा देता हूँ मैं इटालियन गाड़ी भी। सूरज बिल्कुल सामने की साइड आ रहा था तो मैंने ये लगा दिया। बाकी अराइवल टाइम दिखा रहा है लगभग 9:45 बजेगा, तो देखते हैं। अभी ना मैं ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था, इतने में यहाँ से ये हरा सा आता दिखा। यहाँ पे ट्रेन आके रुक गई है भाई। ये देखो ट्रेन रुक गई है। यहाँ पे ये कंपनी है, इसको बोला जाता है ट्रेन इटालिया। मैंने इनमें ट्रैवल किया हुआ, पहले वाले व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन ये ड्राइवर देखो कैसे मुंडी बाहर निकाल के मुंडी बाहर निकाल के देख रहा है। अरे भाई क्रॉस करना है यार, ट्रेन यहाँ से क्रॉस करवा। वो लोग इतना वेट कर रहे हैं, ये आराम से बैठ के बातें कर रहा है यार। देखना ट्रेन का ड्राइवर बाहर खड़ा होकर बातें कर रहा है किसी से। अबे गाड़ी चला भाई, और चला दी इसने। ये देखो ऐसी ट्रेन है, अच्छी सी लग रही है ना। ओके तो जी नए दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग हुई है मेरे लिए, आपके लिए आई डोंट नो किस टाइम पे आप देख रहे होगे। तो कल रात को मैं लगभग 10:30 बजे पहुँचा अपनी कैंप साइट पे। लगभग अभी मैं हूँ 1.5 घंटा दूर स्विस बॉर्डर से, लेकिन काफ़ी पास पहुँच गया हूँ। मतलब इटली के ऑलमोस्ट मैं कॉर्नर पे हूँ। और कुछ इस टाइप का मेरा कैंपिंग ग्राउंड है जिस पे मैं कल रात को मैंने गाड़ी लगाई। छोटा सा ही कैंपिंग ग्राउंड है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ पार्क होने की जगह है। हालांकि जगह यहाँ बहुत सारी है, वहाँ पे 25 पार्किंग और बनी हुई है, लेकिन मान लिखा हुआ है कि भाई कैंपर अलाउड नहीं है।
और यहाँ पे एक एरिया ऐसा बना हुआ है जहाँ पे आप अपनी सर्विस कर सकते हो, मतलब गंदा पानी गिरा सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मेरी गाड़ी से अभी जो गंदा पानी है, ग्रे वाटर है, वो बाहर निकल रहा है। अभी शावर लिया था तो उसका सारा पानी बाहर आ जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ मशीनें लगी हुई हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये तो पार्किंग एरिया बने हुए हैं, इसके बगल में ये मशीन लगी हुई है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें लिखा हुआ है रिचार्ज कनेक्ट योर प्लग टू फ्री आउटलेट। तो इसमें 2 आउटलेट बने हुए हैं, देखो नंबर 1 और नंबर 2। तो यहाँ पे 2 गाड़ियाँ लगती हैं, दोनों गाड़ियाँ अपने आप को चार्ज कर सकती हैं। मैंने इसका यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरी बैटरीज ऑलरेडी फुल थी। और यहाँ पे एक ये मशीन लगी हुई है जिसमें एक जगह पे टॉयलेट वाला, यहाँ पे आप अपना छींची वाला पानी फेंक सकते हो। जो आपका ग्रे वाटर है जैसे नहाने वगैरह, वो आपका यहीं फेंक सकते हो, मतलब इस एरिया में गिरना चाहिए। और यहाँ से आप ताज़ा पानी भर सकते हो। यहाँ से आप आपका जो चीची वाली बकेट वगैरह होती है उसको आप साफ़ कर सकते हो। प्रॉपर बटन लगे हुए हैं, इंस्ट्रक्शन लगी हुई है इटालियन में और इंग्लिश में भी। बाकी क्योंकि इसके बाद मैंने स्विट्ज़रलैंड में एंटर कर जाना है, तो स्विट्ज़रलैंड में ना ऐसी सर्विसेज बहुत मुश्किल मिलती हैं, और मिलती हैं तो बहुत महंगी मिलती हैं, 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ अपना पानी भी रीफ़िल कर लेता हूँ। मेरा पानी हाफ़ से कम था तो मैंने यहाँ से पाइप लगा दी है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है ड्रिंकिंग वाटर टैप। तो मैं इससे अभी अपने होस के थ्रू फुल कर लूँगा इसको। बाकी एक और नई चीज़ देखने को मिली मुझे यहाँ पे, देखो पानी तो अभी यहाँ पे भर रहा है, बहुत धीरे धीरे पानी आ रहा है। पहले तो ये देखो, ये यहाँ से ना ये पानी मेरा टपकता भी रहता है। काफ़ी लोग कंप्लेंट करेंगे कि भाई पानी टपक रहा है, तो ये मैंने DIY कर रखा है, तो ये यहाँ से पूरा पानी, हल्का सा पानी बाहर आता रहता है। तो बाकी अंदर जाता रहता है, मोस्टली अंदर जाता है, 10-20% बाहर गिरता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पर मैंने अपना गंदा पानी गिराया ना इससे, इसके बाद यहाँ पर फ्लश करने का सिस्टम भी बना हुआ है। यहाँ पर देखो बटन लगा हुआ है, इस बटन को अगर मैं दबाऊँगा ना, ये बटन दबाया, ये देखो इससे ये सारा फ्लश होने लग गया। ये तो मैंने आज तक नहीं देखा भाई। पेड पार्किंग ग्राउंड में भी गया हूँ मैं, जहाँ पैसे दे के रहते हैं, और वहाँ पे भी मिलता है सिस्टम। ये देखो पूरा अभी कई देर तक ये पानी फेंकता रहेगा ऐसे ही जो टॉयलेट चीची वाला है उसमें भी फ्लश हो गया ऑटोमेटिकली। तो भाई बड़ा सही लगा मुझे ये सिस्टम। तो अभी ना मैं निकला ही था। वैसे तो यहाँ पे मुझे डीज़ल दिखा रहा है 463 किलोमीटर का, और मुझे जाना है अभी काफ़ी ज़्यादा। तो मैं सोच रहा था कि स्विट्ज़रलैंड घुसने से पहले मैं यहाँ पे डीज़ल डलवा लूँ। यहाँ पे मुझे थोड़ा सस्ता मिल गया। यहाँ पे जो प्राइस है वो दिखा रहा है लगभग 1.88 यूरोज़। वैसे तो वॉर की वजह से, ईरान वाले पंगे की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रखा है, लेकिन यहाँ इस पेट्रोल पंप पे फिर भी सस्ता है। मैं ज़रा यहाँ पे डलवाता हूँ। तो यहाँ पे ना ये मशीन लगी हुई है जिसमें मुझे कैश डालना है या फिर कार्ड से। मेरा कार्ड चल नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो कैश डाल देते हैं। यूरो यहाँ की करेंसी है। तभी मैं 50 यूरो का डलवाने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 50 यूरो। नंबर 2 मशीन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो भाई अब मैं इससे भर पाऊँगा। मैंने खुद ही डाला इसमें, और बटन दबाऊँगा तो ऑटोमेटिकली 50 यूरो का इसमें आ जाएगा। ये देखो 50 यूरो का आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो गई थी कि पहले ना मैंने यहाँ से पेमेंट की, उसके बाद ना मैंने मशीन 2 नंबर मशीन पे डाल दिया। ये है 2 नंबर मशीन। फिर मैंने जाके देखा वो तो पेट्रोल के लिए था और डीज़ल के लिए दूसरी मशीन थी। फिर मुझे इस मशीन के थ्रू इसको चेंज कराना पड़ा। बड़ी मुश्किल हुई। इस टाइप का इन्होंने बार कोड सा दिया, फिर बार कोड स्कैन वगैरह करके फिर मेरी मशीन चेंज हुई डीज़ल वाली। वैसे इटली में ना एक स्पेशल बात है डीज़ल डलवाने की। यहाँ पे ना मतलब अगर आप सेल्फ़ सर्विस करो, जैसे जिस पे मैं गया था वो सेल्फ़ सर्विस वाला था, तो वहाँ पे सस्ता होता है। और अगर आप किसी में ऐसे में जाओगे जिसमें कोई बंदा आपको डाल के देगा तो उसमें महंगा होता है, मतलब 10 सेंट महंगा हो जाता है, 10 से 20 सेंट, 10 रुपये से 20 रुपये महंगा हो जाता है डीज़ल और पेट्रोल दोनों। कई पेट्रोल पंप ऐसे होते हैं जिसमें दोनों बने होते हैं, बंदे भी डालने वाले होंगे और ऑटोमेटिक वाला भी होगा, तो ऑटोमेटिक वाले में सस्ता, बंदों वालों में महंगा। बाकी अभी जल्दी मैं स्विट्ज़रलैंड में एंटर करने वाला था, तो मैंने इससे पहले सोचा कि भाई थोड़ा सा स्मार्ट एक्ट किया जाए और जो ग्रॉसरी अगर मुझे कुछ लेनी है, सुपरमार्केट जाना होगा, कुछ थोड़ा फ्रूट्स जो फ्रेश चीज़ें हैं वो लेनी है, जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं मेरे पास वो मैं यहीं ले लूँ, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में चीज़ें बहुत पहले मिलती बड़ी मुश्किल से हैं, फिर महंगी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इटली में फिर भी रेट उसके स्विट्ज़रलैंड के मुकाबले थोड़े सस्ते होते हैं। तो अभी मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ, यहाँ पे मतलब बाईपास पे, काइंड ऑफ बाईपास सा था, सिटी के बाहर ही था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनी हुई हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो मैकडॉनल्ड्स वगैरह बना हुआ है, काफ़ी सारे अलग अलग आउटलेट्स हैं शॉपिंग के लिए। तो काइंड ऑफ एक शॉपिंग एरिया बना हुआ है आउटसाइड में। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं, OVS, एक्शन, पेप्को, ये सारे कपड़े के ब्रांड हैं, कोई किसी चीज़ का ब्रांड है। तो यहाँ पे ऐसे मिक्स बना हुआ है। और इसके अंदर एक सुपरमार्केट भी दिखी है, ये MD नाम से सुपरमार्केट है, लोकल इटालियन सुपरमार्केट है। इस पर इटालियन में लिखा हुआ है बुओना स्पेसा इटालिया। मतलब तो पता नहीं क्या होता है, पर सुपरमार्केट जैसी ही लग रही है। इसके अंदर जाके मैं ज़रा थोड़ी बहुत चीज़ें ले लेता हूँ, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखती हैं, प्राइस भी आपको मैं दिखाता हूँ।
तो ऐसी कुछ सुपरमार्केट है अंदर से, काफ़ी बड़ी सारी है, ये देखो इस टाइप से। और यहाँ मैंने अपना कुछ सामान सौदा ले लिया ऑलरेडी। ब्रेड ली है, ब्रेड वही 150 रुपये की, सेब लिए 1 किलो 200 रुपये, केले लिए 150 रुपये। यहाँ से मैंने पेस्टो ले ली है, ये पेस्टो सॉस होती है, ये ना जो हमारे तुलसी की फैमिली का ही होता है, बेसिलिको, उससे बनती है और इटालियन ही होती है। तो मैंने यहाँ पे रेट भी अच्छा था तो मैंने ले लिए हैं यहाँ से, दो उठा ली। बाकी कुछ और फ्रूट्स हैं, आड़ू ठीक है, ये यहाँ के कोई लोकल फ्रूट थे, ये भी लिए, ये भी 200 रुपये के 1 किलो हैं, पता नहीं क्या है, ट्राई करेंगे बाद में। तो मेनली तो मुझे यही सामान चाहिए था। तो जी अभी के लिए ना मेरा 16 यूरो के 17 यूरो के आसपास बिल आया। मैंने सामान को यहाँ पे ला के रख दिया। अब ज़रा इसके अंदर ही मैं बैठ के आराम से सामान सेट कर लूँगा, जो चीज़ें फ्रिज में जानी है वो फ्रिज में जाएंगी। और मैं कॉफ़ी भी बना लूँगा क्योंकि मुझे नींद आने लगी है। गैस पे यहाँ पे बढ़िया कॉफ़ी बना देते हैं। अच्छा, कॉफ़ी मैं इसमें बनाता हूँ, ये भी एक इटालियन चीज़ ही होती है, इसको बोलते हैं मोक्का। मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में दिखाया जैसे। अभी इसके अंदर नीचे पानी भरा हुआ है, इसके बीच में कॉफ़ी है, बीच में फ़िल्टर लगा हुआ है और फिर ये कॉफ़ी उबल के यहाँ पे आ जाएगी। मैं कई बार इसमें दूध भी डाल देता हूँ, ये मेरा अपना स्टाइल है। बाकी इसको मैं अभी बिजली पे नहीं बना पा रहा, मुझे गैस पे बनाना पड़ रहा है क्योंकि ये वाली जो चीज़ ना ये इंडक्शन के लिए नहीं है। आती है इंडक्शन वाली भी, लेकिन मेरे पास सिर्फ गैस वाली ही है, इस वजह से यहाँ बन रहा है। बाकी इधर मैं अपना अभी सामान सेट कर रहा हूँ सारा, धीरे धीरे करके अपना सामान अपनी अपनी जगह पे चला जाएगा। जो फ्रिज में जाना है वो फ्रिज में चला जाएगा, जो बाकी जगह पे जाना है वो बाकी जगह में जाके सेट हो जाएगा। अच्छा, वैसे मैं ये कॉफ़ी वगैरह इतनी ज़्यादा प्रेफर करता नहीं हूँ। बाहर भी मैं कभी कैफ़े वगैरह में नहीं जाता कॉफ़ी पीने, क्योंकि कॉफ़ी एक काइंड ऑफ राजसिक चीज़ होती है। मतलब स्पिरिचुअलिटी में गुणों की भी बात होती है कि आप जैसा आप खाना खाओगे, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो जैसा खाना खाते हैं वैसे हमारी सोच भी बनती है, वैसे हमारी एक्टिविटीज़ भी बनती हैं। तो बट कभी कभार कॉफ़ी ठीक होती है मेरे लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी एक्टिव रहने की ज़रूरत भी होती है। और जो राजसिक चीज़ें होती हैं वो आपके अंदर और ज़्यादा थोड़ी एक्टिविटी पैदा करती हैं आपके अंदर। और इस टाइम पे मुझे ज़रूरत है एक्टिविटी की, क्योंकि एक्टिविटी होगी तभी मैं घूमूंगा, इधर उधर जाके दिखा पाऊंगा और आपको भी दिखा पाऊंगा। वो मेरा कर्म है जो मैं कर रहा हूँ, जो आपको ये दीन दुनिया दिखाने वाला है। बाकी इस वजह से मैं कभी कभी कॉफ़ी ले लेता हूँ, वो भी मैं रोज़ नहीं पीता। दिन में एक बार पीऊँगा, वो भी उस दिन जिस दिन मुझे गाड़ी चलानी हो, नींद आ रही हो या फिर कोई स्पेशल चीज़ करनी हो जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस चाहिए हो। अदरवाइज़ अवॉइड करो, बढ़िया सात्विक खाना खाओ, बेस्ट है। बाकी अभी कुछ दिन बाद ना मेरा US वीज़ा का ना इंटरव्यू है, और उसके लिए मुझे इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। और मेरे पास ना कोई भी शर्ट नहीं है, और मैं ये टी-शर्ट वगैरह डाल के जाना नहीं चाहता, क्योंकि इंटरव्यू में थोड़ा सा ठीक इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ ये शर्ट वगैरह डाली हो, बिल्कुल भी फॉर्मल ना हो पर थोड़े ठीक ठाक हो। तो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा महंगी कंट्रीज़ में घुस जाना है, ठीक है, जर्मनी वर्मनी, उसके बाद कहाँ ढूंढता रहूँगा। यहाँ पे मुझे 1-2 दुकानें मिली हैं, ये एक्शन नाम की दुकान है और एक पेप्को नाम की दुकान है। दोनों ही ये काइंड ऑफ मिक्स चीज़ें बेचते हैं और चाइनीज़ चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है, क्योंकि मेरे को 1-2 बार डालने के लिए चाहिए, मैं शर्ट कभी डालता ही नहीं, आपने देखा होगा कभी विरलाई ज़रूरत पड़ती है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मुझे कि ब्लैक शर्ट मिल जाए तो सही हो जाएगा काम। ये देखो, ये पेप्को वाला स्टोर कुछ ऐसा है, इसमें सारी चाइनीज़ चीज़ें मिलती हैं। इसमें कुछ एक चीज़ें मुझे मिली हैं, लेकिन ब्लैक शर्ट तो नहीं है यार। यहाँ पे मोस्टली टी-शर्ट्स हैं, बाकी सस्ती होती हैं। देखो जैसे 3 यूरो की टी-शर्ट है, ठीक है। तो वैसे यूरोप में आपको ये रेट मिलेंगे, लेकिन चाइनीज़ दुकानों में मिल जाएंगे। पेप्को एक काइंड ऑफ चाइनीज़ ब्रांड है। तो मैं देख रहा हूँ इसके अंदर कुछ एक शर्ट्स हैं, ये वाली हैं, लेकिन कलर इनका वाइट और ब्लू है। ये मैं डालता नहीं, ब्लैक में शायद फिर भी डाल लेता। तो यहाँ तो मुश्किल ही बात बनेगी। बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो, तो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं। तो जी शर्ट तो नहीं मिली। बाकी बात करेंगे अगर गाड़ी की, क्योंकि इस वीडियो में बड़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी गाड़ी की वजह से। गाड़ी अभी तक तो ठीक चलती आई है, ऑलमोस्ट स्विट्ज़रलैंड बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, लेकिन एक दिक्कत और आ गई है, इसमें एक नई लाइट और जल गई, जिसके बारे में मैंने आज तक पता ही नहीं था, मतलब कि ऐसा भी कुछ होता है। तो ये लाइट जल के आ गई, जिसको मैं अब ढूंढ रहा था कि मैंने गूगल पे सर्च किया कि भाई ये लाइट, ये कौन सी प्रॉब्लम है। वैसे रूल ये होता है कि गाड़ी में कोई भी लाइट ऑन नहीं होनी चाहिए, जो मीटर होता है उसके अंदर अगर कोई लाइट जल रही है इसका मतलब यू नीड टू टेक एन एक्शन। तो इस लाइट का फिर मैंने देखा, पहले तो मैं बहुत डर गया, मैं कहा यार भाई अब स्विट्ज़रलैंड घुसने वाला हूँ और यहाँ आके अगर गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई तो मैं परेशान हो जाऊँगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सर्च करके देखा इसके ऊपर, तो पता लगा ये ब्रेक्स की लाइट है। तो मेरे जो ब्रेक पैड हैं गाड़ी के वो भी घिस चुके हैं, या तो एक घिसा है या फिर सारे घिस गए हैं, इतना भी डिटेल में नहीं पता लगा, वो खोल के ही पता लगेगा। बाकी अभी मैं
इटली में मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को स्विट्ज़रलैंड जाना है, मेरे को डेनमार्क भी पहुंचना है। तो मैं अभी सोच रहा हूं कि प्लान को मैं कैसे अपडेट करूं कि मैं डेनमार्क तक टाइम पे पहुंच जाऊं, क्योंकि मुझे अगले 5 दिन में डेनमार्क पहुंचना है, लेकिन मैं वो नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मैं सोच रहा हूं कि जर्मनी में कहीं पे गाड़ी खड़ी करके वहाँ से डेनमार्क जाऊँगा। फिर डेनमार्क में मेरे पास एक और ट्रांसपोर्टेशन है जो कि गदर मचा देगी, ठीक है। तो वहाँ मेरे को इस गाड़ी की ज़रूरत है नहीं है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि जर्मनी तक चला जाऊँ, अभी घूमता फिरता 1-2 देश और देखता हुआ। स्विट्ज़रलैंड देखूँगा, शायद एक लिंचस्टाइन नाम का देश है वो भी देख लूँ, आपको भी दिखाऊँ। और फिर मैं चला जाऊँ जर्मनी, और वहाँ से फिर मैं फ़्लाइट लेके या फिर बस लेके मैं डेनमार्क चला जाऊँ। डेनमार्क वाला काम निपटा के वापस आ जाऊँगा फिर गाड़ी में जर्मनी, और फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे हमारा और वैन लाइफ वाला टूर। तो देखते हैं। बाकी अभी के लिए वीडियो यहीं पे ही ख़त्म करता हूँ मैं। और ये जो दिक्कत है अभी, ब्रेक वाली दिक्कत आ रही है, ये मैं जर्मनी में ठीक करवाऊँगा, क्योंकि जर्मनी में मेरी पार्टनर भी रहती है, तो वो जर्मन बोल लेती है, तो ईज़ी हो जाएगा वहाँ पे मुझे ठीक करवाना। यहाँ पे फिर मुझे लैंग्वेज की बड़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, और बुकिंग भी नहीं हो पाएगी। वहाँ पे मैं शेड्यूल करा दूँगा अपॉइंटमेंट, यहाँ इस दिन गाड़ी जाएगी, सर्विस वगैरह करा लेंगे इसकी पूरी ना, ऑयल वगैरह भी चेंज करवा लेंगे लगे हाथ। खर्चा तो आएगा 25-30 हज़ार का, 250-300 यूरो का, पर कोई बात नहीं, गाड़ी फिट हो जाएगी ना, उसके बाद फिर हम अलग अलग देश आसानी से घूम सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप ये इटली का टूर आपको अच्छा लगा होगा। मैं बहुत ज़्यादा आपको इटली नहीं दिखा पाया क्योंकि गाड़ी की दिक्कत हो गई थी, टाइम की दिक्कत है। बाकी इटली मैंने अभी कंट्री साइड में घूमता हुआ आया, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। तो मैं डेफ़िनेटली वापस आऊँगा। मेरे इटली में कुछ दोस्त भी हैं जिनसे मुझे मिलना है, तो वापस आएंगे, ढंग से इटली घूमेंगे। और अभी के लिए मैं चलता हूँ स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी होपफुली स्विट्ज़रलैंड में। आपको मिलता हूँ मैं स्विट्ज़रलैंड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।